शारदा देवी के पास अपनी शादी के समय के बहुत से कीमती सोने चांदी के आभूषण थे। जब भी कभी किसी तीज या त्योहार का समय आता था तब वो उन गहनों को अपनी तीनों बहुओं को पहनने के लिए देती थी और जैसे ही त्योहार समाप्त होते थे वो वापस उनसे अपने सारे गहने लेकर संदूक में रख देती थी। ये हर साल का नियम था। वैसे तो बहुओं के पास अपने भी गहने थे, पर शारदा देवी के गहने पुराने होने के साथ साथ बहुत ही सुंदर भी थे, इसीलिए तीनों बहुओं को अपनी सास के गहने बहुत अच्छे लगते थे। माँ जी, आप अपने गहने हमें तीज त्योहार पर पहनने के लिए देते हो, पर आप हमेशा के लिए क्यों नहीं दे देते? ऐसे बार बार कभी कभी देते हो फिर ले लेते हो। हम आपकी बहुएं ही तो हैं, फिर आप हमें ये देना लेना क्यों करते रहते हो? वो इसलिए क्योंकि इन गहनों को संभाल कर रखने की बहुत जरूरत है। अगर मैंने तुम तीनों को दे दिए तो तुम इन्हें संभाल कर नहीं रख पाओगी। आपको तो ऐसा लगता है माँ जी जैसे हम छोटे बच्चे हैं और हम गहनों को संभाल ही नहीं सकते। अरे हम बच्चों की माँ बन चुके हैं, हम जब इस पूरे घर को इतने अच्छे से संभाल सकते हैं तो फिर आपके गहने क्यों नहीं संभाल सकते? घर संभालना और बात होती है, गहनों को संभालना और बात। वैसे तुम दोनों को अपने ऊपर इतना विश्वास है कि तुम इन गहनों को संभाल कर रख सकती हो। क्यों गायत्री, आज तुम कुछ नहीं बोल रही? माँ जी, मैंने तो कभी इस तरफ सोचा ही नहीं, पर आप कोई जिम्मेदारी दोगे तो वो मैं अच्छे से जरूर निभा सकती हूँ। अगर आप कहोगे कि इन गहनों को संभाल कर रखो तो वो भी मैं बहुत संभाल कर ही रखूंगी। अच्छा, फिर तो मुझे तुम तीनों की परीक्षा लेनी चाहिए। एक काम करते हैं, मैं तुम तीनों की परीक्षा लूंगी। मैं तुम तीनों को एक कार्य दूंगी और उस कार्य को तुम्हें पूरे मन से पूरा करना है। जो भी बहू मेरे दिए गए कार्य को अपने दिल से पूरा करेगी उसी बहू को मैं ये सारे अपने सोने चांदी के गहने उपहार में दे दूंगी। ठीक है माँ जी, हम परीक्षा के लिए तैयार हैं। मेरे तो मजे ही आ जाएंगे अगर ये सारे गहने मेरे हो जाएंगे तो। अरे बड़ी भाभी, पहले परीक्षा पूरी तो होने दो, क्या पता मैं ही जीत जाऊं। माँ जी, मैं भी इस परीक्षा को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि आपकी धरोहर, आपके कीमती गहनों को मैं संभाल सकूं। तो ठीक है, तुम तीनों बहुओं को मेरे लिए ऐसे पराठे बनाने हैं जो खाने में बेस्वादी हो और जिन्हें खाकर ऐसा मन करे कि अभी उल्टी कर दो। बहुत ही घटिया पराठे बनाने हैं। जिस भी बहू के पराठे सबसे बेकार बनेंगे वही बहू मेरे इन गहनों की मालकिन बनेगी। जाओ, अब जाकर तीनों बहुओं सबसे बेकार पराठे बना कर लाओ, जैसे आज तक कभी किसी ने ना ही बनाए हो और ना ही किसी ने खाए हो। अपनी सास की बात सुनकर अनुराधा और रेखा बहुत खुश होती हैं और अपने मन में सबसे बेकार पराठे बनाने की योजना बनाने लगती हैं। एक काम करती हूँ, 2 दिन पुराना खराब आटा पराठा बनाने में इस्तेमाल करती हूँ और दुकानदार से सबसे बेकार तेल ले आती हूँ। कच्चा बदबूदार पराठा बनाकर दे दूंगी। मैं तो एक काम करती हूँ, पराठों में मिट्टी भर देती हूँ। माँ जी जब मिट्टी भरे हुए पराठे खाएंगी तो उनके मुंह से निवाला निकला ही नहीं जाएगा। अनुराधा और रेखा दोनों सबसे खराब पराठे बनाने की तैयारी में लगी हुई थी, पर सबसे छोटी बहू गायत्री का ये सब करने के लिए मन नहीं माना। नहीं, मैं गहनों के लालच में आकर माँ जी के स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उन बेचारी ने अगर खराब पराठे खाए तो कहीं वो बीमार ना हो जाए। मैं माँ जी के लिए बढ़िया आलू के पराठे बनाऊंगी। कोई बात नहीं, अगर मुझे गहने नहीं मिलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं ये शर्त हार भी जाऊं तो कोई बात नहीं, पर कम से कम माँ जी को गलत पराठे तो खाने को नहीं मिलेंगे। शारदा देवी की तीनों बहुएं अपने अपने हिसाब से पराठे बनाकर उसके पास आती हैं, पर शारदा देवी केवल अपनी छोटी बहू के हाथों के ही पराठे खाती है। तब तक शारदा देवी के तीनों बेटे भी आ गए थे। माँ जी, आपने तो कहा था कि हम तीनों में से जो भी बहू सबसे खराब पराठे बनाएगी आप उसके पराठे खाकर नतीजा निकालोगे, पर आपने तो मेरे हाथों के बने 2 दिन पुराने आटे और मिलावट वाले तेल के पराठे खाकर भी नहीं देखे। बस आपने इतने खराब बनाए हैं? मैंने तो मिट्टी भरकर पराठे बनाए हैं, इसीलिए सबसे खराब पराठे मेरे हैं। ये आभूषण मुझे ही मिलने चाहिए। अच्छा, तुम दोनों को मेरे कहने चाहिए, तो ठीक है, एक काम करो, तुमने जो पराठे मेरे लिए बनाए हैं उनका एक एक निवाला खाकर दिखा दो। माँ जी, ये पराठे हम कैसे खा सकते हैं? ये तो बहुत घटिया बने हैं, इन्हें खाकर तो हम बीमार हो जाएंगे। अच्छा, तो तुम दोनों ने इतने घटिया पराठे बनाए ही क्यों जब तुम्हें पता था कि इन्हें खाकर माँ बीमार हो सकती है? बताओ रेखा, ऐसी हरकत तुम दोनों ने की क्यों? वो इसलिए बच्चों, क्योंकि इन दोनों को मेरे गहने चाहिए थे और उन गहनों को पाने के लालच में ये मुझे बेकार पराठे भी खिलाने को तैयार थी। क्यों गायत्री, तुमने क्यों इतने बढ़िया और स्वादिष्ट आलू के पराठे बनाए? तुमने बेकार पराठे क्यों नहीं बनाए, जबकि तुम जानती थी कि मैंने तो यही शर्त रखी है कि जो बेकार पराठे बनाएगा उसे ही गहने दूंगी। माँ जी, मुझे गहने नहीं चाहिए, मैं आपको बेकार पराठे खिलाकर बीमार नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने आपके लिए आलू के पराठे बना दिए। मुझे क्षमा करना माँ जी, मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। देखा तुम दोनों ने, इसे कहते हैं सच्ची बहू, जिसके मन में अपनी सास, अपने परिवार के लिए प्रेम भावना है। मेरे गहनों की असली हकदार मेरी छोटी बहू गायत्री है। क्या तुम तीनों बेटों को इससे कोई एतराज है? नहीं माँ, मैं खुद तो कहूंगा कि तुम अपने सारे गहने गायत्री को ही दे दो। ये दोनों उन गहनों के लायक ही नहीं है। अनुराधा और रेखा का सिर शर्म से झुक गया। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। तभी गायत्री बोली, माँ जी, आपके गहने आपका आशीर्वाद है और इन पर मेरा अकेले का कोई हक नहीं। आप इन गहनों को हम तीनों में वैसे ही बांट दीजिए। माँ जी, जैसे आप हमेशा देते आए हो, हम तीनों आपकी बहुएं हैं, हम तीनों को एक समान आपके गहने मिलने चाहिए। जीती रहो बहू, सीखो तुम दोनों भी इससे। तुम दोनों की कितनी परवाह करती है ये। बड़ी भाभी, आपको पता है
माँ ने हमें पहले ही बोल रखा है कि वो अपने गहने अब तीनों में बांटेंगी, पर समय आने पर। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हम लालच में अंधे हो गए थे, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। गायत्री तुम बहुत अच्छी हो, हम सचमुच बहुत बुरे हैं। हाँ, हमें गहने नहीं चाहिए माँ जी, हमें सिर्फ आपका प्यार चाहिए। हम आपको इतने बेकार पराठे बनाकर खिला रहे थे जिन्हें हम खुद भी नहीं खा सकते थे, और वो भी गहनों के लालच में। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दो माँ जी। हाँ हाँ ठीक है, मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया। तीनों बहुएं तीनों बेटे मिलकर रहो और हमेशा खुश रहो। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। और फिर शारदा देवी की तीनों बहुएं उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। शारदा देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि आज उसके इस प्रयास से और सबसे छोटी बहू गायत्री के प्रेम भाव से परिवार की एकता बनी रही। अरे माँ, जो भी चाहिए हमें कहो ना, यूं बिस्तर से मत उठा करो। तुम्हें जो भी चाहिए हम हाथ पर लाकर देंगे। मेरी बच्ची, तेरे बाबा के जाने के बाद तूने अकेले सारे घर की जिम्मेदारी संभाल ली है। तू घर के साथ साथ बाहर का काम भी अकेले ही संभालती है। माँ, मेरी चिंता छोड़ दो, अब मैं बड़ी हो गई हूँ और बचपन में तूने भी तो मुझे और मोनू को पाला है, हमारा ख्याल रखा है, तो अब हमारी बारी है तेरा ख्याल रखने की। ये कहकर निशा अपनी माँ के गले लग जाती है। निशा लोगों के घरों में काम करके अपनी रोजी रोटी चलाती है। पहले ये काम उसकी माँ करती थी, लेकिन उसकी माँ की तबीयत कुछ साल से ठीक नहीं रह रही थी। तब से वही ये सब काम करती थी और उसका 7 साल का छोटा भाई मोनू घर में रहकर अपनी माँ की देखभाल करता था। एक रोज निशा सेठ जी के घर काम कर रही थी, तभी सेठ जी उसे बुलाते हुए कहते हैं, निशा, इसमें प्याज के समोसे हैं, इसे जल्दी से चाय के साथ प्लेट में डालकर ले आओ। उस प्याज के समोसे से बेहद ही अच्छी स्वादिष्ट महक आ रही थी। निशा सेठ और सेठानी को ले जाकर वो चाय और प्याज के समोसे देती है, जिन्हें वो दोनों बड़े ही चाव से खा रहे थे। निशा का भी बड़ा मन था उन्हें खाने का, लेकिन फिर वो अपना मन मार कर रह जाती है कि निशा को सेठानी उसकी तनख्वाह देती है। उन पैसों को लेकर निशा बाजार जाती है। घर में राशन भी नहीं है और माँ की दवाइयां भी खत्म हो गई है। पहले चलकर ये सब सामान ले लेती हूँ। तभी बाजार में उसे प्याज समोसे वाले का ठेला दिखता है, जिसे देख निशा उसके पास जाती है। भैया, ये प्याज का समोसा कितने का है? पूरे 50 रुपया का है मैडम। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही महंगा है। इतने में तो हमारे घर की 2 दिन की सब्जी आ जाती है। ये सोचकर निशा वहां से चली जाती है। फिर वो राशन और दवाएं खरीद कर घर आती है तो उसकी नजर मंडी में सड़क पर फेंके हुए बेकार प्याज की ओर जाती है। वो उनमें से कुछ प्याज उठाती है और अपने घर के आंगन में लाकर बो देती है। फिर कुछ महीनों में ही उसके आंगन में प्याज उगने लगते हैं, जिसे देख निशा बहुत खुश होती है। अरे वाह, इतनी सारी प्याज उग गई, अब मैं इन्हें बाजार में बेचूंगी और उससे पैसे कमाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं इनसे प्याज के समोसे बनाऊंगी और अपने छोटे भाई और माँ को भी खिलाऊंगी। वैसे भी हम गरीबों के नसीब में कहाँ है कि हम बाहर से इतने महंगे प्याज के समोसे खा सके। निशा उन प्याजों को धोकर उन्हें कद्दूकस कर लेती है। फिर उसमें हरा धनिया, मिर्च मसाले और स्वादिष्ट सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेती है। फिर जल्दी से उन्हें समोसे में भरकर गर्मा गर्म समोसे बना लेती है और टमाटर की चटनी के साथ अपनी माँ को खाने को देती है, जिसे खाकर उसकी माँ उससे कहती है, वाह निशा, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इससे स्वादिष्ट चीज मैंने आज तक नहीं खाई। हाँ दीदी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आज तो सचमुच मजा ही आ गया। आपके हाथों में तो जादू है। दीदी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपके जैसे स्वादिष्ट समोसे तो पूरे बाजार में कोई नहीं बना पाता होगा। अरे मैं तो कहता हूँ, आप ये समोसे बाजार में ले जाकर बेचो ना, देखना अभी के अभी खत्म हो जाएंगे। अपने भाई के मुंह से ये बात सुनकर निशा के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर वो अगले दिन सेठ जी के काम से छुट्टी लेती है और घर पर रहकर ढेर सारे प्याज के समोसे बनाती है और फिर उन्हें लेकर बाजार में बेचने निकल जाती है। प्याज के समोसे ले लो, गर्मा गर्म प्याज के समोसे, वो भी टमाटर की चटपटी चटनी के साथ, सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए में। क्या प्याज के समोसे, वो भी 30 रुपए में? कहीं तुम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही हो जो इतना सस्ता बनाकर बेच रही हो? नहीं साहब, आप खाकर तो देखो, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। उस ग्राहक ने जैसे ही अपने मुंह में वो समोसा डाला तो वो तो जैसे उसके स्वाद में खो ही गया। वाह 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 वाह, क्या स्वाद है। मुझे तो तुम 2 प्लेट और लगा दो और 2 प्लेट पैक भी कर दो। मेरे बच्चे तो इन्हें खाकर खुशी हो जाएंगे। हाँ। ग्राहक के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर निशा बहुत खुश होती है। धीरे धीरे उसके पास ग्राहकों की लाइन लगनी शुरू हो जाती है। अब उसके पास खूब ग्राहक आने लगते हैं। अब वो सेठ जी का काम छोड़ देती है और अपने समोसे प्याज के व्यापार को ही आगे बढ़ाती है और अब वो खूब कमाई करने लगती है। फिर कुछ ही महीनों की मेहनत से वो इतना अच्छा कमा लेती है कि उन पैसों से वो अपनी माँ का एक अच्छे से अस्पताल में इलाज करवाती है। साथ ही वो अपने लिए अच्छा सा घर भी ले लेती है, जिसमें अपनी माँ और भाई